हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू श्री जीआईएस। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह तोमर। आज के इस लेक्चर में हम एक और महत्वपूर्ण स्कीम डिस्कस करने जा रहे हैं, पीएम कुसुम स्कीम। ये स्कीम कब स्टार्ट हुई और ये न्यूज़ में क्यों है, इसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। हाल ही में केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रही है। अब पीएम कुसुम जो स्कीम है, इसके नए वर्जन में बैटरी एनर्जी स्टोरेज को शामिल किया जा सकता है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज क्या होता है, इसको हम अभी लोग देखेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बदलाव किसानों की आय और ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत बनाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2019 में पीएम कुसुम स्कीम को स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य है कि कृषि क्षेत्र में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना और डीजल और ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भरता कम करना और किसानों को अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई का मौका देना। इसके साथ यह भी उद्देश्य है कि भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य जैसे रिन्यूएबल एनर्जी जो टारगेट्स हैं हमारे, उनका समर्थन करते हुए किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये उसका मेन उद्देश्य है बेसिकली, अगर हम बात करें तो। अब इसमें कृषि पंपों के सौर ऊर्जाकरण को बढ़ावा देना, ये सबसे मेन इसका जो कंपोनेंट है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि आज भी हमारे देश के जो किसान हैं, कृषि पंपों के लिए डीजल चालित या ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर करते हैं। ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी से क्या मतलब है, जो कि वायर के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है किसानों के, है ना, उसको बोलते हैं ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी। और साथ ही किसानों को भरोसेमंद और किफ़ायती बिजली आपूर्ति प्रदान करना और राज्य बिजली जो वितरण कंपनी हैं, उनके सब्सिडी बोझ को कम करना। हमारे देश में आज भी कई राज्य ऐसे हैं जो किसानों को बहुत ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं बिजली पर, और इससे क्या होता है कि राज्य का जो बेसिकली फिजिकल बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, राइट। तो ये स्कीम्स के माध्यम से हम क्या है कि बहुत सारे ऐसे जो हमारे टारगेट हैं उनको हम लोग बेसिकली अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्कीम को हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं और देखेंगे, यहाँ समझेंगे कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीएम कुसुम योजना को कब स्टार्ट किया गया था। तो ये 2019 में ये लॉन्च की गई थी। इसका जो उद्देश्य है वो है कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में सोलर एनर्जी को प्रमोट करना, है ना। यहाँ पे अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर क्षेत्र में सोलर एनर्जी को प्रमोट करना और जो डीजल पर डिपेंडेंसी है किसान की, या ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंसी है हमारे देश के किसानों की, उस पर उनके डिपेंडेंसी को कम करना। क्योंकि डीजल हम लोग जानते हैं कि दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है, जो भी एनर्जी सोर्सेस हैं, है ना। और ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि हर जगह अभी भी उपलब्ध नहीं है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किसानों को प्रॉपर तरीके से या टाइम से सही से नहीं मिल पाती है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हम, है ना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इट सीक्स टू इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी फॉर फार्मर्स वाइल सपोर्टिंग इंडिया से रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट। जैसे मैंने बताया कि हमारे अपने देश के कुछ एनर्जी टारगेट्स हैं, बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी जो टारगेट्स हैं, और वो भी कहीं ना कहीं इससे मैच खाते हैं, राइट। ऑब्जेक्टिव का है प्रमोट सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पंप्स, जो एग्रीकल्चर पंप हैं उनका सोलराइजेशन करना बेसिकली, है ना। अब देखिए यहाँ पे, इससे पहले हम लोग इस पे चलते हैं, इसे समझ लेते हैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज मतलब होता क्या है। इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब है इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना ताकि उसे बाद में जब ज़रूरत हो तब यूज़ किया जा सके। बिल्कुल पावर बैंक की तरह होता है ना। जब लाइट आती है तो हम उसको चार्ज कर लेते हैं, और जब लाइट चली जाती है तो उसी स्टोर्ड एनर्जी से मोबाइल चलाते हैं। तो सेम ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज जो है ना, क्या होगा कि जब सूर्य की रोशनी रहेगी उस समय चार्ज हो जाएगी, और बाद में जब सूर्य की रोशनी नहीं रहती तो रात में उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। सेम ये वैसा ही काम करती है जैसे पावर बैंक जो रहती है वो काम करती है, राइट। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या फीचर्स हैं, प्रमोट सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पंप। जो एग्रीकल्चर पंप्स हैं उनका सोलराइजेशन करना, राइट। अभी देखेंगे कि हमारे देश में ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर पंप्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी या डीजल से संचालित रहते हैं। हाँ, ग्रिड के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती है। अब उनको सोलराइजेशन करना, वहाँ पर सौरीकरण को बढ़ाना बेसिकली। दूसरा है प्रोवाइड रिलायबल एंड अफोर्डेबल पावर सप्लाई टू फार्मर्स। चूँकि जानते हैं कि अगर डीजल से कोई फार्मर अपनी खेती करता है तो उसके लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज ये है कि
डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं तो इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है फार्मर्स की। तो इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, रिलायबल एंड अफोर्डेबल पावर सप्लाई फार्मर को सुनिश्चित करना है। रिड्यूस सब्सिडी बर्डन ऑन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उन पर जो सब्सिडी बर्डन है उसको रिड्यूस करना। फार्मर के लिए अलग से बेसिकली चाहे तो एडिशनल इनकम जनरेट करने के लिए भी इसमें जैसे फार्मर क्या कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा बिजली होगी इसके माध्यम से जो बिजली उत्पन्न होगी उसको सेल आउट कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, है ना, जो डिस्कॉम कंपनीज हैं उनको। और ये स्कीम कौन सा मिनिस्ट्री है जो इम्प्लीमेंट कर रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज, ये हमको याद रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम फंडिंग पैटर्न की। तो फंडिंग पैटर्न में सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें 30% सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सपोज दैट कि कोई फार्मर है और वो अपने फार्म पर, है ना, इसके माध्यम से कोई सोलर प्लांट लगवाना चाहती है, तो वहाँ पर जो टोटल कॉस्ट होती है उसके 30% सब्सिडी केंद्र सरकार प्रोवाइड करती है और 30% सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करती है। जैसे मध्य प्रदेश सरकार है या उत्तर प्रदेश सरकार है, तो वो सरकारें भी क्या करती हैं, 30% सब्सिडी प्रोवाइड करती है। फार्मर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 40% रहता है, यानी 60% तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का हो गया। रेस्ट ऑफ द जो बेसिकली कंट्रीब्यूशन है वो सरकारों का होता है, मतलब फार्मर का होता है 40%। इसमें से भी 30% जो लोन है वो बैंक से फार्मर ले सकते हैं इसके माध्यम से, है ना। तो अब बात करते हैं, दिस स्कीम्स प्रमोट द इंस्टॉलेशन ऑफ स्मॉल ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट्स। जो स्मॉल ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट्स हैं उनके इंस्टॉलेशन के लिए ये जो स्कीम है वो प्रमोट करती है। स्टैंड अलोन सोलर पंप्स इसके अंतर्गत आते हैं। स्टैंड अलोन सोलर पंप्स का मतलब है ऐसे वाटर पंप जो सिर्फ सोलर एनर्जी से चलते हैं और बिजली ग्रिड या डीजल पर डिपेंड नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पर डीजल और जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पर डिपेंड नहीं करते। ये जितने भी सोलर पंप्स हैं वो सारे के सारे किससे चलते हैं, सोलर एनर्जी से चलते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं स्टैंड अलोन सोलर पंप। सोलराइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्टेड पंप्स इन रूरल एरियाज। अब जो ग्रिड कनेक्टेड पंप्स हैं उनका सोलराइजेशन करना रूरल एरियाज में। जैसे अभी आप देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि जितने भी पंप हैं ज़्यादातर वो ग्रिड कनेक्टेड हैं या डीजल से चलते हैं। तो जो ग्रिड कनेक्टेड यानी इलेक्ट्रिसिटी से जो पंप चलते हैं, ट्यूबवेल चलते हैं, वहाँ पर भी सोलराइजेशन किया जाएगा, इस स्कीम के इसमें प्रमोट किया जाएगा। टारगेट क्या है कि सरकार का टारगेट है कि 2026 तक, जो मार्च 2026 है, इसके माध्यम से 34,800 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली सोलर कैपेसिटी इसको जनरेट करना। ये किस तरह की स्कीम है, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, याद रखना है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वो होती हैं जहाँ पर पूरा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 100% केंद्र सरकार वहन करती है। लेकिन सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है कि यहाँ पर राज्यों को भी कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। यहाँ पर देखें फंडिंग पैटर्न में अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम, है ना। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन एलिजिबल हैं इस स्कीम के तहत, कौन कौन लाभ उठा सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं इस स्कीम का। तो उसमें देखें इंडिविजुअल फार्मर है, किसान है, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और ग्रुप ऑफ फार्मर है वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर पंचायत है, कोऑपरेटिव्स हैं और वाटर यूजर एसोसिएशंस हैं, ये सभी के सभी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके एलिजिबल कैंडिडेट हैं। यानी इन इस स्कीम का, पीएम स्कीम का, ये सभी के सभी क्या कर सकते हैं, इसमें एलिजिबल हैं फ़ायदा लेने के लिए, राइट। तो ये आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है यहाँ पे एलिजिबिलिटी का। देखिए क्लाइमेट गोल है हमारे, जो टारगेट है, हमने जानते हैं कि अभी रिसेंटली हमने जो हमारा लेक्चर भी हुआ था नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग, एनडीसी के रिगार्डिंग, वहाँ पे हमारा टारगेट क्या है कि हमने 60% जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है इंडिया में, यानी हम 60% इलेक्ट्रिसिटी का जो उत्पादन होता है भारत में वो नॉन फॉसिल फ्यूल से करने वाले हैं 2035 तक, है ना। तो ये हमारा टारगेट है और ये हमारा इसमें नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत है। और 2030 तक हमारा टारगेट है कि नॉन फॉसिल फ्यूल से यानी रिन्यूएबल एनर्जी से हमारा जो बिजली का टोटल उत्पादन है उसमें 50 गीगावाट हम किससे करने वाले हैं, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी से, है ना। ये तो हमको ये याद रखना है कि ये कहीं ना कहीं पीएम स्कीम जो है, अब जैसे अगर सबसे बड़ा चैलेंज हमारे साथ में ये है कि फार्मर्स को बेसिकली एक तो डीजल की सप्लाई सही समय से हो, है ना, और उसकी कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। तो फार्मर की इनकम कम होती है, इनपुट कॉस्ट ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है उनकी इनकम उतनी ही कम होगी।
दूसरा इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है, कभी रात में आती बिजली, कभी दिन में आती है, तो इसकी वजह से उनको बहुत सारा चैलेंज झेलना पड़ता है। और जब डीजल का यूज़ करते हैं तो पॉल्यूशन भी होता है उसकी वजह से। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन का जो लेवल है वो भी है ना, जो एमिशन होता है बेसिकली CO2 का, वो भी हम कम कर रहे हैं इसके माध्यम से, राइट। अभी देखें हम एट प्रेजेंट में, तो यहाँ पर जो फरवरी का जो डेटा है, इसके माध्यम से हमने 12,166 मेगावाट जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ना, इसको हमने अचीव किया था। और अभी हमको कितना करना है, 34,800 का हमारा जो टारगेट है मार्च में, ये अब ये लगभग हमने 35% टारगेट को अचीव किया है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर हम कंपोनेंट देखेंगे। इस स्कीम में 3 कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी, है ना। यहाँ पे कंपोनेंट सी के 2 पार्ट हैं, यहाँ पे IPS और FSL, ये भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका एम क्या है। यहाँ पर प्रमोटिंग सोलराइजेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, सबसे बड़ा जो उद्देश्य है इस स्कीम का, कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में, चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है ना, तो उसमें अगर हम सोलराइजेशन को प्रमोट करते हैं तो गवर्नमेंट का जो खर्चा है ऑयल किस उस पर इंपोर्ट पर, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बेस्ट अभी मिडिल ईस्ट में जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, ईरान इजराइल वगैरह का युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में खतरे में पड़ जाती है कई बार। इसको डिपेंडेंसी को हमको कम करना है। जो डीजल पेट्रोल हम लोग परचेज करते हैं, भारत वहाँ से परचेज करता है, इसको हमको वहाँ से क्या करना है, कम करना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना। ये हमको उद्देश्य है हमारा, राइट। अब इस स्कीम के 3 कंपोनेंट हैं यहाँ पे, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। सबसे पहले कंपोनेंट ए में है सेटिंग अप 10,000 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज ग्राउंड या स्टिल्ट माउंटेन ग्रिड। डिसेंट्रलाइज ग्राउंड या स्टिल्ट माउंटेन ग्रिड क्या होता है, यानी ऐसे बेसिकली हम ऐसे समझते हैं यहाँ पर कि जो ग्राउंड या स्टिल्ट माउंटेन ग्रिड उसको बोलते हैं, कि एक सोलर प्लांट लगाया जाता है, सपोज दैट, है ना। उसके नीचे खेती भी होती रहती है, क्रॉस भी उगाई जाती है, और एक पेड़ की तरह वहाँ पे सोलर भी, यानी डुअल यूज कर सकते हैं हम, है ना। तो जैसे चबूतरे पे सपोज दैट हमने क्या किया, चबूतरा बना के और वहाँ पर, है ना, कोई ऐसा सोलर प्लांट की तरह हमने स्टैब्लिश कर दिया, उसको बोलते हैं, राइट। कनेक्टेड सोलर और अदर रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड सोलर प्लांट्स बाय द फार्मर्स ऑन देयर लैंड। तो इसके माध्यम से क्या हुआ, किसान अपना जो बैरन लैंड है या अपनी खुद की जो जहाँ पे खेती करता है, जहाँ पे क्रॉप्स को उगाया जाता है, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टिल्ट माउंटेन जो ग्रिड है उसको उस कनेक्टिविटी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को बेसिकली पैदा कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, सोलर एनर्जी को बेसिकली। तो फार्मर्स कैन इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स यहाँ पे। अब यहाँ पे इस स्कीम को याद रखना है हमको कि यहाँ पे सोलर एनर्जी पावर प्लांट्स 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक के ऑन देयर ऑन लैंड, ईदर इंडिविजुअली और विद ग्रुप्स और या कोऑपरेटिव्स। तो इस स्कीम के तहत किसानों को 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक के रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट स्टैब्लिश कर सकते हैं, यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं फार्मर, या इंडिविजुअली वो अकेला स्वयं, या ग्रुप्स के साथ में, या कोऑपरेटिव्स के साथ में। सपोज दैट 4 से 5 फार्मर्स हैं, उन्होंने क्या किया, कनेक्ट किया दोनों आपस में और बोला कि हम 4-5 लोग मिलके ऐसा करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट स्टैब्लिश करते हैं 2 मेगावाट तक का, ठीक है। तो आपस में अगर वो शेयर करते हैं तो क्या करेंगे इससे कि सभी के सभी उनकी खेती अच्छी हो सकती है इससे, है ना। दूसरे, सोलर पैनल्स कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन कल्टीवेबल लैंड विद क्रॉप्स ग्रोन बिलो, राइट। तो इसके तहत क्या होता है कि जो सोलर पैनल्स हैं वो ऐसी खेती पर, ऐसी ज़मीन पर इंस्टॉल किए जा सकते हैं, स्थापित किए जा सकते हैं जहाँ पर क्रॉप्स भी उग सकती है, क्रॉप भी होगी, तो डुअल यूज़ होता है बेसिकली। डिस्कॉम जो कंपनी है विल परचेज सोलर पावर्स एट अ फीड इन टैरिफ सेट बाय द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। जो स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस होते हैं वो टैरिफ निर्धारित कर लेते हैं, कि जैसे सपोज दैट किसानों से जो डिस्कॉम्स कंपनी है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं बेसिकली, ऐसी कंपनीज वो क्या करेंगी, और जैसे स्टेट बोर्ड है, रेगुलेटरी जो कमीशन है,
वो रेट तय कर देगा कि इस 5 रुपए यूनिट 6 रुपए यूनिट आप किसानों से लीजिए इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये डिस्कॉम्स परचेज करती हैं किसानों से सब जो सोलर एनर्जी है बेसिकली, है ना। तो इससे क्या हुआ कि किसानों की आय भी बढ़ती है इसमें, राइट। तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर, बाकी इसमें से कुछ ऐसा नहीं है। कंपोनेंट बी में क्या है, यहाँ पर 40 लाख स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप स्टैब्लिश करना, इंस्टॉल करना है। जैसे हमने देखा अभी बात की थी कि स्टैंड अलोन जो सोलर पंप है वो ऐसे क्या होते हैं, तो सरकार का टारगेट है हमको 14 लाख स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप इंस्टॉल करना है। स्टैंड अलोन सोलर पंप क्या होते हैं, ऐसे वाटर पंप जो सिर्फ सोलर एनर्जी से चलते हैं और बिजली ग्रिड या डीजल पर डिपेंड नहीं करते हैं। ऐसे सोलर पंप्स को हम बोलते हैं क्या, स्टैंड अलोन सोलर पंप्स, राइट। ये याद रखना है हमको। यहाँ पे इंडिविजुअल फार्मर्स विल बी सपोर्टेड टू इंस्टॉल स्टैंड अलोन सोलर एग्रीकल्चर पंप ऑफ कैपेसिटी अप टू 15 हॉर्स पावर इन ऑफ ग्रिड एरियाज वेयर ग्रिड सप्लाई इज नॉट अवेलेबल। तो इसमें क्या होगा, ऐसे किसानों को, यहाँ पे इंडिविजुअल किसानों को इसमें सपोर्ट किया जाएगा कि वो ऐसे वाटर पंप जो सिर्फ सोलर एनर्जी से चलते हैं, बिजली या बिजली ग्रिड या डीजल पर डिपेंड नहीं करते हैं, उनको इंस्टॉल करने के लिए, है ना। और उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 15 हाउस पावर, यानी एक किसान है उसके लिए ऐसे सोलर पंप जिसकी कैपेसिटी 15 हाउस पावर है वो इस्टेब्लिश कर सकते, तो उसको सरकार तो क्या करेगी, इंडिविजुअल फार्मर को सपोर्ट करेगी। और लेकिन ये कैसे एरिया, ऑफ ग्रिड एरियाज, यानी ऑफ ग्रिड एरियाज मतलब है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं होती, ऐसे एरिया को हम ऑफ ग्रिड एरियाज बोलते हैं। सेंटर ने स्टेट टू शेयर 30% ऑफ पंप कॉस्ट, हमने ऊपर भी देखा था कि यहाँ पे फंडिंग जो पैटर्न है, फंड कैसे कैसे शेयर, तो सेंटर और स्टेट दोनों ही 30% यहाँ पे जो पंप की कॉस्ट लगेगी उसको शेयर करते हैं, यानी 60% यहाँ सब्सिडी दी जाती है किसानों को, और रेस्ट जो 40% है वो किसान को बियर करनी पड़ती है, बहन करनी पड़ती है बेसिकली। तो यहाँ पर 30% वो लोन भी ले सकते हैं बैंक से। अब नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है हमारे देश का, जैसे जो 7 स्टेट है नॉर्थ ईस्ट की, वो हिली रीजन है, जैसे उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है ना, हिमाचल प्रदेश है, ये तो हिली रीजन एंड आइलैंड्स जो है हमारे अंडमान निकोबार, यहाँ पे केंद्र सरकार 50% सब्सिडी देती है और स्टेट गवर्नमेंट भी 30% सब्सिडी, तो यहाँ पे देखा 80% सब्सिडी देती है, रिमेनिंग जो है 20% किसानों को करना पड़ता है अपने से, ठीक है ना। तो आप देखेंगे जो नॉर्मल स्टेट हैं और जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट हैं या हिली स्टेट्स हैं, वहाँ पर फंडिंग पैटर्न थोड़ा सा हमको देखना ध्यान देना है, एक जैसा नहीं, अलग अलग है थोड़ा सा। इन केस अगर स्टेट गवर्नमेंट ये जो फंड नहीं देती या सब्सिडी नहीं देती 30%, लेकिन तभी किसान सपोज उसमें क्या करते हैं कि सोलर पंप को इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें, सेंट्रली जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी सेंट्रल जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है उसके माध्यम से, है ना। तो ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉम्पोनेंट सी की। Component C में सोलराइजेशन ऑफ 35 लाख ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप इंक्लूडिंग फीडर लेवल सोलराइजेशन। अब देखिए इसमें सरकार का कंपोनेंट सी में ये टारगेट है कि ऑलरेडी ऐसे पंप, एग्रीकल्चर पंप, ट्यूबवेल्स जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है ना, ऐसे बहुत सारे किसान होंगे आपने देखा हो वहाँ पर उनका इलेक्ट्रिसिटी से सोलर पंप, वो पंप चलते हैं, एग्रीकल्चर पंप हैं या ट्यूबवेल हैं वो चलते हैं। अब यहाँ पर भी सरकार क्या कर रही है, ऐसे 35 लाख टारगेट है कि ऐसे किसानों को वहाँ पर भी सोलराइजेशन करना है, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पर जो डिपेंडेंसी उसको कम कर देना है। इसके साथ फीडर लेवल सोलराइजेशन है वो भी दिखाई देता है। हम देखें फीडर लेवल सोलराइजेशन क्या होता है। अब इस स्कीम के दो कंपोनेंट हैं, इंडिविजुअल पंप सोलराइजेशन। इंडिविजुअल पंप सोलराइजेशन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर कोई किसान है, इंडिविजुअल फार्मर है, किसान है, उसको ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर जो पंप है उसको सपोर्ट किया जाएगा कि उसको सोलर पंप से है ना, जैसे कोई एक किसान है इंडिविजुअल सपोज दैट, और उसके जो एग्रीकल्चर पंप हैं या जो ट्यूबवेल है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, तो उसको हटा के क्या होगा, वहाँ पर सोलर पंप स्टैब्लिश किए जाएंगे, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल पंप सोलराइजेशन। यहाँ पे सोलर पीवी कैपेसिटी अप टू 2 टाइम्स ऑफ पंप कैपेसिटी इन किलोवाट इज अलाउड अंडर द स्कीम। इसको ध्यान रखना है हमको। फार्मर विल बी एबल टू यूज द generated solar power to meet the irrigation needs and the excess solar powers will be sold to discoms। देखिए यहाँ पे किसान अपनी आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर ही सकता है, दूसरा अगर उसके पास एक्सेस सोलर पावर बचा हुआ है ना, तो वो डिस्कॉम कंपनी को सोल्ड कर सकता है, बेच सकता है। सेंटर एंड स्टेट यहाँ पे जो शेयर है 30%
हमने ऊपर भी देखा था, और बचा हुआ जो रिमेनिंग कॉस्ट है वो स्वयं फार्मर को यानी 40% फार्मर को पे वो करनी पड़ती है, वहन करनी पड़ती है। अब यहाँ पे फीडर लेवल सोलराइजेशन क्या होता है? जैसे यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल सोलर पंप, द स्टेट कैन सोलराइज द एग्रीकल्चर फीडर वेयर एग्रीकल्चर फीडर्स आर नॉट सेपरेटेड लॉन फॉर फीडर सेपरेशन एनी बी टेकन फ्रॉम नाबार्ड, राइट। देखिए, फीडर लेवल सोलराइजेशन उसको बोलते हैं कि सपोज एक पूरे ग्रामीण क्षेत्र है, कोई पंचायत है, उस पूरी पंचायत को इतना बड़ा सोलर प्लांट्स लगाए जाएं कि पूरी पंचायत को वहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो। इसको बोलते हैं फीडर लेवल सोलराइजेशन, है ना। तो उस पूरे के पूरे क्षेत्र में सपोज दैट कि सोलर प्लांट, बड़े बड़े सोलर प्लांट लगाए गए हैं, और वहाँ पर फिर इलेक्ट्रिसिटी से सप्लाई ना होकर सारा का सारा जो क्षेत्र है वो सोलर एनर्जी से चल रहा है वहाँ पे, है ना। विशेषकर जो एग्रीकल्चर लैंड है वो, और यहाँ पर नाबार्ड वगैरह से भी यहाँ से हेल्प मिलती है इसमें, है ना। तो ये मेनली बेसिकली 3 कंपोनेंट हैं इसके। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि अभी जो डेटा आया है, अभी जो मिनिस्ट्री ने प्रोवाइड किया है पार्लियामेंट में, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने यहाँ पर बताया है कि अभी तक हम कंपोनेंट ए के अंतर्गत 839 मेगावाट कैपेसिटी के जो सोलर प्लांट है उनको इंस्टॉल कर चुके हैं, और कंपोनेंट बी के अंतर्गत 10 लाख स्टैंड अलोन एग्रीकल्चर पंप हम इंस्टॉल कर चुके हैं। हमारा टारगेट है 14 लाख, तो अभी तक हम 10 लाख स्टैंड अलोन एग्रीकल्चर पंप इंस्टॉल कर चुके हैं। थर्ड है कंपोनेंट सी, यहाँ पे बताया कि 12,787 पंप यानी 12,787 पंप इसके सोलराइज हो चुके हैं, आईपीएस और फीडर सोलराइजेशन कहते हैं ना। इसमें 30 लाख पंप्स हैं, राइट। तो ये अभी तक जो डेटा है। अब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि पीएम कुसुम की, तो रिलायबल एनर्जी सोर्सेज फॉर फार्मर फॉर इरिगेशन बाय डिक्रीजिंग द डिपेंडेंस ऑन डीजल एंड रेगुलर ग्रिड एनर्जी। सबसे पहली बात तो यही है कि ये रिलायबल एनर्जी सोर्स हमको प्रोवाइड करना है फार्मर्स को इरिगेशन के लिए, और जो डिपेंडेंसी है उनकी, डिपेंडेंस है डीजल पर और रेगुलर ग्रिड एनर्जी पर, उसको कम करना है सबसे पहला। दूसरा है इनकम जनरेट फॉर फार्मर्स थ्रू सोलर पावर जनरेशन, सो जो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है उसको सेल आउट कर सकते हैं। लैंड लीजिंग को अपॉर्चुनिटी भी है यहाँ पर। देखिए, किसान एक तो है कि अगर उनके पास एक्स्ट्रा सोलर पावर जनरेट करते हैं तो उसको वो बेच सकते हैं, डिस्कॉम कंपनीज को, है ना, सेल आउट कर सकते हैं। दूसरा है कि यहाँ पे अपनी खेती को, जो उनका जो लैंड है उसको लीज पर भी दे सकते हैं सोलर पावर इंस्टॉलेशन के लिए। जैसे कोई कंपनी अगर उनसे इसके लिए बेसिकली कॉन्टैक्ट करती है तो ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। मूव टुवर्ड्स अ क्लीन एनर्जी बाय रिड्यूसिंग डीजल यूज, फुलफिलिंग द गोल ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। जैसे भारत ने पेरिस एग्रीमेंट के तहत हमारा कमिटमेंट है कि हम धीरे धीरे जो फ्यूल बेस्ड एनर्जी है ना, उसको हम कम करने वाले हैं और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को बढ़ाने वाले हैं। हमारा टारगेट भी है कि CO2 एमिशन को कम करना है इसके अंतर्गत, है ना। कि जो 2035 तक CO2 एमिशन है उसको हमको लगभग अभी जो NDCA डिक्लेयर किया है सरकार ने, उसमें कहा है कि 47% तक हमको इसको रिड्यूस करना है 2035 तक, है ना। ये भी है रिड्यूस द एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी बर्डन ऑन स्टेट। अब देखिए, स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी प्रोवाइड करती हैं किसानों को, है ना। तो इसको भी कम करना है। ये जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट पर जो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का जो बेसिकली बर्डन है उसको कम करना है कहीं ना कहीं, तो यह ध्यान रखना है। हमारा जो ऑयल पर डिपेंडेंसी है, हम बाहर से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और उसका सरकार बहुत सारा पैसा खर्च करती है। तो ये अगर कम हो जाएगा हमारा इंपोर्ट वहाँ से, तो हमारा बिल बचेगा, है ना, सरकार का। ये भी है। यहाँ पर रैशनल फॉर न्यू बैटरी स्टोरेज प्रोविजन का मतलब यही है कि आप देखते हैं कि अभी इसको लगाने के पीछे पर्पज सरकार का ये है कि दिन भर, पूरे दिन भर सोलर एनर्जी हमको मिलती है, राइट। अब आवश्यकता कई बार होती है कि मॉर्निंग में या नाइट में फार्मर को अपने जो एग्रीकल्चर पंप है उनको चलाना है, तब वहाँ पर हमारे पास स्टोरेज नहीं होता है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसका उपयोग रात में नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे पास सपोज दैट स्टोरेज क्षमता होगी इसकी, तो हम उसको कभी भी यूज कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया था ऑलरेडी कि पावर बैंक की तरह ये काम करेगा। इसीलिए सरकार चाहती है कि 24 घंटे 24/7 सप्लाई रहे इलेक्ट्रिसिटी के फार्मर के लिए, है ना। अब यहाँ पे जो एग्री पीबी कंपोनेंट है, गवर्नमेंट में इंक्लूड अ डेडिकेटेड 10 गीगावाट एग्री पीबी कंपोनेंट इन पीएम कुसुम 2.0 टू प्रमोट द को लोकेशन ऑफ सोलर पैनल्स विद क्रॉप्स।
इसके तहत सरकार ये चाहती है कि एग्रीकल्चर पीवी यानी एग्री फोटोवोल्टेइक जिसको हम बोलते हैं, तो ये यहाँ पे जहाँ पर क्रॉप्स होती है, यहाँ पे कृषि होती है या पैदावार होती है ना, वहाँ पर सोलर पैनल्स भी लगाए, से दोनों एक साथ में, यानी सोलर पैनल भी लगाए ऊपर और नीचे खेती भी हो रही है। तो यहाँ पर टारगेट है कि 10 गीगावाट का डेडिकेटेड बेसिकली ऐसा कंपोनेंट लगाए जाएंगे, एग्रीकल्चर पीवी कंपोनेंट है इसके अंतर्गत, राइट। यहाँ पर अब स्कीम के जो की स्कीम्स टू अचीव रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स, हमारे देश में रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स जो है उसके लिए बहुत सारी स्कीम सरकार चला रही है अभी। तो सबसे पहला है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये आपको डिटेल में पढ़ना भी है सारी स्कीम्स को, है ना। तो ये लॉन्च हुई थी 2024 फरवरी 2024 में। इसका एम क्या है इनिशिएटिव में, टू इंस्टॉल रूफटॉप सोलर पैनल्स इन 1 करोड़ हाउस होल्ड एंड प्रोवाइड अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ। इनका एम ये है कि 1 करोड़ घर की छत पर सोलर जो पैनल्स हैं उनको क्या किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा। रूफटॉप सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाएंगे 1 करोड़ लगभग घरों की छत पर, है ना, और 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी इनको। अब यहाँ पर सरकार द स्कीम ऑफर्स सब्सटेंशियल सब्सिडीज 30,000 per kilowatt for up to 2 kilowatt, 18,000 per kilowatt for additional capacity up to 3 kilowatt and टोटल सब्सिडी कैप्ड इसमें है कितना 78,000। यहाँ पे ऑफर किया जाता है इनके माध्यम से इस स्कीम में कि सपोज दैट पर किलोवाट अगर कोई यहाँ पे रूफटॉप सोलर पैनल इस्टेब्लिश करता है तो उसको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी सरकार 30,000, ठीक है ना। जैसे सपोज दैट इसकी कॉस्ट आती है पर किलोवाट, अगर कोई सोलर पैनल इस्टेब्लिश करता है छत पर तो उसकी कॉस्ट 1 लाख आती है, तो 30,000 सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है। अगर कोई सपोज दैट 2 किलोवाट का सोलर पैनल इस्टेब्लिश करता है तो 60,000, और अगर 3 का करता है तो लगभग 78,000 यहाँ पर सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो अभी हम देखें 2026 मार्च तक 31 लाख जो घर हैं वहाँ पर रूफटॉप सोलर पैनल्स इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं इस स्कीम के तहत। ऐसे ही एक स्कीम है पीएम जनमन न्यू सोलर पावर स्कीम्स फॉर पीवीटीजी हैबिटेशन विलेज। ऐसे आदिवासी क्षेत्र जिनको हम बोलते हैं पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यानी हमारे देश में 75 ऐसे जनजातीय लोग हैं जिनको पीवीटीजी से बोलते हैं, और ऐसे 1 लाख घरों पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर सोलर पैनल्स जो है सोलर पावर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी लगभग 1 लाख घरों में इसके माध्यम से, है ना। ऐसी और सारी भी स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है, पीएलआई है, ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है, या डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर्स हैं, ये सब भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, राइट, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम है। ये आपको सारी की सारी स्कीम डिटेल में पढ़ना है। यहीं पर एक और भी चीज़ याद रखने वाली है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी में, यहाँ 100% ये अलाउ है ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखना है। डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स है, अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, है ना। ऐसे सरकार बहुत सारे सोलर पार्क इस्टेब्लिश कर रही है, या अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क कई राज्यों में इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं यहाँ पर, है ना। ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था 2014 में। तो इसकी स्कीम के बेसिकली अगर हम देखेंगे यहाँ पे उद्देश्य क्या है, अब ये यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको इस स्कीम के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपकी उस पर स्क्रीन पर है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम कुसुम स्कीम। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है, सबसे पहले बात करते हैं टू रिड्यूस फार्मर्स डिपेंडेंस, है ना, ऑन मॉनसून ऑफ इरिगेशन। यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर ये इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऐसा है कि फार्मर की जो डिपेंडेंस है मानसून इरिगेशन पर उसको रिड्यूस करना है इसके माध्यम से, ऐसा नहीं है इसके माध्यम से, है ना। दूसरा है टू रिड्यूस फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन मनी लैंडर्स फॉर क्रेडिट। जो मनी लैंडर्स हैं, है ना, जो क्रेडिट लेते हैं, मतलब वहाँ से जो कर्जा लेता है किसान मनी लैंडर से, उन पर डिपेंडेंसी कम करने इसका मतलब ऐसा तो ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्रमोशन ऑफ फ्लोरिकल्चर इन इंडिया,
इसका ये भी उद्देश्य नहीं है। तो इसका उद्देश्य क्या है? टू रिमूव फार्मर्स डिपेंडेंस ऑन डीजल एंड केरोसिन एंड टू लिंक पंप सेट टू सोलर एनर्जी, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो इस स्कीम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, हमने देखा है, इसका ऑप्शन है डी, राइट। तो अभी चलिए हम लोग आज इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम लोग एक नई स्कीम या नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें मिलते हैं। थैंक यू सो मच।